तो आज हमें पढ़ना है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि ऐसी प्रिंसिपल्स या ऐसे डायरेक्शंस जो कि स्टेट को दिए जाते हैं जब उन्हें कोई पॉलिसी बनानी हो, यानी कि ऐसी निर्देशक सिद्धांत जो कि नीति बनाने में राज्य को मदद करे, उन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं। इनके बारे में आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में दिया हुआ है और ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। ठीक है, चौथे पार्ट में आती हैं। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स आती हैं और पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में मेंशन है। ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने आयरलैंड से लिया है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, हमने इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। स्पेन नाम की जो कंट्री है यूरोप में, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है इसका कॉन्सेप्ट, और स्पेन ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड से लिया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया ने स्पेन से ये कॉन्सेप्ट लिया और स्पेन ने ये कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया था। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ने किससे लिया है, तो उसका आंसर स्पेन ही लगाना है, ये नहीं कि आयरलैंड आंसर लगा दिया। लेकिन अगर कहीं कोई एक उल्टा क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि स्पेन ने किससे लिया था ये कॉन्सेप्ट डीपीएसपी का, तो उसका आंसर आयरलैंड होगा। ओरिजिनली स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, इसको उन्होंने कहीं ना कहीं और से लिया था और वो आयरलैंड से लिया था। ठीक है, तो ये दो बातें हमें डीपीएसपी के बारे में पता चल गई। अब डीपीएसपी के दो आर्टिकल्स हैं, शुरुआत के जो दो आर्टिकल्स हैं, एक 36 है और एक 37 है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36 है। ये पीडीएफ में आगे इंक्लूडेड नहीं है, इसको इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ साइड में लिख लिया है। मैं जब एडिट करूँगी तो फिर ये आपको पीडीएफ देने से पहले इसको वहाँ पे ऐड कर दूँगी। अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 36 जो भी अनुच्छेद 36 है उसमें क्या है। आर्टिकल नंबर 36 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। जो स्टेट है यहाँ पे, स्टेट यानी राज्य, इसका क्या मतलब है। तो आर्टिकल नंबर 36 यही कहता है कि डीपीएसपी में जो भी वर्ड स्टेट यूज़ किया गया है वो सेम है जो कि हमने फंडामेंटल राइट्स में यूज़ किया था। फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है हमारे, उनमें हमने पहले पढ़ा था कि स्टेट यानी राज्य की क्या परिभाषा होती है। वो उसकी क्या परिभाषा थी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि सरकार के लिए काम करता हो, वो सारे स्टेट में आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 36 सबसे पहले यही बताता है कि जो स्टेट है, ये स्टेट की डेफिनेशन वही है जो कि फंडामेंटल राइट्स में थी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36। उसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि आर्टिकल की एप्लीकेशन, उसको कैसे लागू करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैसे लागू करना है, उसके बारे में बताता है। यानी कि क्या बेसिकली बताता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। ठीक है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ये आर्टिकल नंबर 37 में कहता है। और जो दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज़ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉ, यानी कि राज्य को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना होगा जब भी वो किसी तरह का कानून बना रहे होंगे, कोई पॉलिसी सेट कर रहे होंगे, तो उन्हें ये जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको अपने दिमाग में रख करके कोई भी कानून जब बनाना है
तब उन्हें ये सिद्धांतों को दिमाग में रखना है। ऐसे डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कोई भी लॉ बनाते टाइम। ये आर्टिकल नंबर 37 खुद मेंशन करता है। इसके अलावा ये भी कहता है कि डायरेक्टली नॉन इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, यानी अगर कोई भी डीपीएसपी जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं उनका उल्लंघन हो जाता है तो आपके पास में कोर्ट के पास डायरेक्टली सीधा कोर्ट के पास जाने का अधिकार नहीं है। ये भी आर्टिकल नंबर 37 कहता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट में अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं, यानी कि वो जस्टिसिएबल है नेचर में, लेकिन डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 36 और 37 के थ्रू हमने डीपीएसपी और उसका एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लिया है। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि डीपीएसपी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। ठीक है, जो कि एज इट इज़ क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, एज इट इज़ वो वर्ड्स पूछे जाते हैं और उनका जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों के लिए ही मुझे लगता है कि इस वर्ड को एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एक आया था जिसको हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, 1935 में ये जो एक कानून आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से, उसमें ये शब्द मेंशन थे, क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब था कि उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जो इंग्लैंड में थी, वो कुछ ऐसे डायरेक्शंस देती है या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि यहाँ पे इंडिया में जो गवर्नर जनरल है उसको ध्यान में रखना है वही लॉ बनाते टाइम। ठीक है, तो ये इसका मेंशन 1935 वाले जो लॉ था ना उसमें भी पहले हो चुका था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए कुछ डायरेक्शंस और प्रिंसिपल्स को गवर्नर जनरल को ध्यान में रखना है जब वो कोई लॉ बनाए। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी से भी रिजेंबल करता है। ठीक है, डीपीएसपी से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिजेंबल करता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, उसका मतलब जान लिया। और इसके अलावा हमने ये भी जान लिया कि एक्चुअली में हम इसका यूज़ कहाँ पे हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हुआ था। इसका क्या मतलब है? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसको दिया जाता था? गवर्नर जनरल को दिया जाता था। ठीक है, और इसका डीपीएसपी से क्या रिलेशन है? ये काफ़ी कुछ डीपीएसपी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने जान लिया। फिर ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, ये हमने पढ़ लिया था। और ये एक पॉइंट और है कि ये हेल्प करती हैं कोर्ट को एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, कि जो भी कानून बनाया गया है, मान लीजिए कोई कानून ऐसा बना दिया गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से कितना वैलिड है। ऐसा तो नहीं है कि किसी लॉ को उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सट्रीम बना दिया कि वो लागू करने लायक ही ना हो, तो वो उसके लिए कोर्ट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो डीपीएसपी का यूज़ कर सकती हैं। ये एक इसका फीचर है। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि हमने जो पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ी थी और अभी जो हम डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। यानी कि जो हमारे कानूनी अधिकार थे, मौलिक अधिकार जो थे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें दोनों में क्या फ़र्क क्या है इनमें, तो उसको मैंने यहाँ पे एक छोटे से टेबल के में कर दिया है जिसको कि हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल आराम से समझा दूँगी और इसको बिल्कुल पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, पहला डिफरेंस ये है कि कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके से स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए।
ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, किसके बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, इसके बेसिस पे नहीं कर सकता है, ठीक है। और फ्रीडम नहीं रोकी जा सकती है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन। इसलिए इसको निगेटिव कहते हैं कि ये प्रोहिबिट करता है, कि स्टेट को कुछ चीज़ें करने से प्रोहिबिट करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप उनको राइट टू एजुकेशन का अधिकार उनका नहीं रोक सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको ये काम नहीं करने हैं, ठीक है, आपको अनटचेबिलिटी रोकनी है। तो ये एक तरीके से कुछ चीज़ें जो कि समाज में हो सकती हैं उनको रोकते हैं, इसलिए इनको निगेटिव कहा जाता है कि ये निगेटिव नेचर के होते हैं, रोक लगाते हैं। डीपीएसपी को पॉजिटिव नेचर का कहा जाता है कि ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या मतलब है कि ये रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग, ये राज्य को कुछ चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको ये काम करने हैं। जब हम आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिनको ये कहते हैं कि राज्य को ये काम करना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव कहते हैं। रटने वाली चीज़ें से समझ लिए तो ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि फंडामेंटल राइट निगेटिव होते हैं और डीपीएसपी पॉजिटिव होती है, उसका रीज़न मैंने बता दिया। इसके बाद में लीगली इन्फोर्सेबल होता है कौन सा फंडामेंटल राइट, वो भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि फंडामेंटल राइट अगर आपका उल्लंघन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, आपको बोलने का जो अधिकार होता है, आपको एक्सप्रेशन का जो अधिकार होता है, अगर आपको उस चीज़ से किसी को रोक लग रही है या फिर आपको कोई स्कूल मना कर दे रहा है कि आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो आप डायरेक्टली कोर्ट पर जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्टली जा सकते हैं कि भाई हमारा इस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है और हमको चाहिए कि आप इसको देखें, ठीक है। लेकिन इनके केस में डायरेक्टली आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, आप इसके लिए ना एक लॉ बनाना पड़ता है। ये देखिए एक पॉइंट आगे है कि इसको एक लॉ बनाना पड़ेगा कि ये काम नहीं होना चाहिए, इनके लिए कोई लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि इनको लागू करने के लिए किसी भी तरीके की लॉ, लेजिस्लेशन मतलब लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लॉ मतलब किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये एक तरीके से पॉलिटिकल राजनीतिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये डीपीएसपी जो है ये सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक डेमोक्रेसी की बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके, इनको थोड़ा ना थोड़ा आपको याद कर लीजिए, कई बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ये एज अ पिक्चर्स आपके दिमाग में आ जाएंगी और ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे और बिल्कुल आप ये क्वेश्चंस करने में बहुत ईजिली आप इससे आए हुए क्वेश्चंस आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो वापस चलते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में क्या डिफरेंस था, तो हमने यहाँ पढ़ लिया। आप हिंदी में चाहें तो इंग्लिश में चाहें तो दोनों में आप एक बार ये पीडीएफ फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और यहाँ पे जो मैं ऐड करूँगी कि डीपीएसपी के बारे में मैंने बताया कि 36 से लेकर 51 के बीच में सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें 36 और 37 हमने पढ़ लिया, ठीक है। 38 से लेकर 51 के बीच में जो भी आर्टिकल आता है उनको 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, और वो क्या है, वो यही है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। सामाजिक, समाजवादी, गांधीवादी, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। तो ऐसे करके इनको 3 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या ये जो 3 भाग में इनको बांटा गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरीके से बांट दिया गया है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी अलग से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, इनका वर्गीकरण जो हमारा मूल संविधान है उसमें नहीं किया गया है। ये सिर्फ हमने अपने समझने के लिए, इनको अच्छे से पढ़ने के लिए ही किया गया है। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसकी एनालिसिस की गई, ठीक है, उसमें चिंतन हुआ, तब जाकर के इसके ये क्लासिफिकेशन किए गए कि ये तो 3 तरीके से इनको बांटा जा सकता है और हमारे लिए उसको समझ पाना भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम अब आर्टिकल बाय आर्टिकल उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आर्टिकल नंबर 36, 38 पढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से समाजवादी सिद्धांत है उनको पढ़ते हैं, जैसे कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, समाजवादी प्रिंसिपल है, उनको हम
पढ़ने वाले हैं। क्या है? आर्टिकल नंबर 38। आपको आर्टिकल्स जो हैं DPSP के 38 से 51 तक ऑलमोस्ट सारे ही याद करने पड़ेंगे कि कौन से आर्टिकल में किस बारे में बात की गई है। लेकिन हम वर्ड बाय वर्ड किसी भी आर्टिकल को रट नहीं सकते। अब रट नहीं सकते, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको बिल्कुल याद किया जा सकता है और ये रखा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल में कौन से किस विषय में बोला गया है, पर्टिकुलरली कौन सा ऐसा विषय है उसका जो आर्टिकल में सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बताऊँ कि आर्टिकल नंबर 38 में एक वर्ड आता है वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। फिर आता है ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। द स्टेट शैल strive to promote the welfare of people by securing and protecting the social order, by ensuring social, economic and political justice, and by minimizing inequality in income, status, facility and opportunity. हिंदी में पढ़े तो राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधा तथा अवसरों में समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों का कल्याण का बढ़ावा देगा। अब इसको वर्ड बाय वर्ड करना तो बहुत कठिन है, इसलिए इसको सिर्फ हमें इसमें जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इनको पढ़ना है कि आर्टिकल नंबर 38 क्या बात करता है। वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में बात करता है, लोगों के कल्याण के बारे में बात करता है, और 3 तरह की जस्टिस के बारे में बात करता है, 3 तरह के न्याय के बारे में बात करता है। कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। 2 पॉइंट याद हो गए आर्टिकल नंबर 38 के बारे में। इसके बाद में आ जाता है बाय मिनिमाइजिंग। कैसे? बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, क्या करके? असमानताओं को कम करके। कौन सी असमानताएं? जो कि इनकम, आय, स्टेटस, स्थिति और फैसिलिटी, सुविधा और अवसर, अपॉर्चुनिटी में हो जाती हैं बेसिकली, ठीक है। उनको कम करके हमें वेलफेयर ऑफ पीपल करना है और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। दैट्स इट अबाउट आर्टिकल नंबर 38। बस इतनी चीज़ें याद करनी है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये, ठीक है। बस उसके बाद में आ जाता आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCDEF, ठीक है। 6 पॉइंट्स हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला जो A पॉइंट है, A कहता है कि राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। अब यहाँ पे ध्यान दो कि पहला पार्ट जो है A है वो ऑल सिटीजन के बारे में बात करता है। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, ठीक है। जो लिखा है उसे तो हमें समझ में आ रहा है कि आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले। किसको मिले? सारे नागरिकों को मिले, ऑल सिटीजन्स को मिले। सेकंड क्या है? द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर टू सर्व द कॉमन गुड। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण दोनों के बारे में बात कर रहा है, को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। सी कहता है द स्टेट शैल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रीकरण होने से बचाना, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अब इसमें सिर्फ मेन एंड वुमेन के बारे में बात हो रही है। कुछ पुरुष और महिला को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ई कहता है कि द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। अब देखो, फिर एक और पढ़ लेते फिर बताती हूँ। चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड, ठीक है। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों का बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना। पहले में सिटीजन के बारे में बात हुई, फिर नीचे आ गए तो मेन एंड वुमेन के बारे में बात हुई, फिर वर्कर्स के बारे में बात हुई, फिर यहाँ पे चिल्ड्रन के बारे में बात हुई। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना कि याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मान लो दे देगा कि आर्टिकल नंबर 39 का A जो है वो तो चिल्ड्रन के
एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में बात करता है ना, कि बच्चों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार के बारे में बात करता है। तो हमें लगेगा हाँ हमने पढ़ा तो है, लेकिन अगर इस तरीके से ध्यान दे के नहीं पढ़ा होगा ना तो हम क्वेश्चन को टिक मार कर देंगे और ये समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से ट्रिक किया गया है। इसलिए इन सारी छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद में आर्टिकल नंबर 41 की तरफ आते हैं। आर्टिकल नंबर 41 कहता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एज, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। यानी कि जो भी इस टाइप के लोग हैं जो बेरोजगार है, बुढ़ापे में हैं, बीमार हैं, विकलांग हैं, उनको काम करना, राइट टू वर्क होना चाहिए उनके पास पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार भी होना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 41 कहता है। आर्टिकल नंबर 47 बात करता है सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी लीव। यानी राज काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति, ऐसी परिस्थितियां हो जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो, आप जहाँ पे भी काम करने जाते हो वहाँ पे ऐसी स्थितियां हो कि वहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसी ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ पे। और साथ में महत्वत्व राहत, मतलब मैटरनिटी लीव जो 6 मंथ्स की लीव दी जाती है ना प्रेग्नेंट वुमेन को, ये उसके बारे में कहा जा रहा है। मैटरनिटी लीव के लिए आर्टिकल नंबर 42 है। आर्टिकल नंबर 43 कहता है टू सिक्योर ऑल द वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब ये वर्कर्स के लिए है, ठीक है, ये वर्कर के लिए कि क्या उनको एक ऐसा वेजेस मिले, मतलब लिविंग वेज, सैलरी इतनी मिले कि भाई वो अपना घर परिवार चला सके, खुद खा सके, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो कि हाँ उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वो जीवन अपना यापन करने लायक हों। सारी कामगारों के लिए निर्वाह योग मजदूरी वही सैलरी, ठीक है, उनको इतनी मजदूरी मिले कि वो एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास कर सके, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 43। इसके बाद में एक आर्टिकल नंबर 43 का अमेंडमेंट हुआ था, ए, जिसको कि हमें जो जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना उनको A, B, C कैपिटल में, D, E, F, G ऐसे करके लिखते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 43A, ये एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें कहा जाता है कि सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्री। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुआ था, ये उसके बारे में बात करता है कि श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के प्रबंध में, मैनेजमेंट में श्रमिकों मतलब लेबर्स की या वर्कर्स की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये बाद में ऐड किया गया था। फिर आर्टिकल नंबर 47 जो सोशलिस्ट हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे उसमें ये आखिरी है 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार के लिए, ठीक है, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब आता है गांधीयन, जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत में सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायतों का शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाया कि भाई विलेज पंचायत हो, ठीक है। क्योंकि पहले जो है जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान जो है, उसमें पहले पंचायत के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई थी, सिर्फ वो DPSP में था। उसी को लागू करने के लिए हमारा 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे उसी के थ्रू पंचायत आई थी, म्यूनिसिपैलिटीज़ आई थी, ठीक है। तो ये उसी के बारे में है कि पहले ही उसमें DPSP में आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद 40 में कहा गया था कि भाई ग्राम पंचायतों को स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा, ऑर्गेनाइज करा जाए, ठीक है। ये उसके बारे में 43 हमने पहले भी पढ़ा था। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जिसका पहला पार्ट हो सकता है सोशलिस्ट हो, फिर गांधीयन हो,
ठीक है, जैसे कि 43 है, तो 43 का एक पार्ट हमने पहले पढ़ा कि सोशलिस्ट था, अब एक और पार्ट है वो गांधीयन है। किसके बारे में है? प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री के बनाए कुटीर उद्योगों के लिए, ठीक है, कि भाई कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को आप प्रमोट करेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? कोऑपरेटिव बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे, रूरल एरिया में। ये वर्ड्स याद रखो, इंडिविजुअल भी है, कोऑपरेटिव भी है, रूरल भी है, ठीक। ग्रामीण क्षेत्र, व्यक्तिगत, सहकारी आधार, ठीक है सब। फिर एक और अमेंडमेंट हुआ था 43A के बाद में 43B, क्या है? टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्वेश्चन आया था 2021 में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कहाँ पे मेंशन्ड है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो 43A उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन उसका आंसर 43B होगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, हो सकता है हम पढ़ते हैं लेकिन हमारी आंखों के सामने से ये पॉइंट्स निकल जाते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि 43A यहाँ पे हमने पढ़ा था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, लेकिन 43B जो है वो क्या है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकांतरित नियंत्रण और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देना। ये सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वॉलंटरी है, ठीक है, स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल कंपल्शन नहीं लगा है कि आपको ये करना ही करना है। आपका स्वेच्छा के ऊपर है कि आपको अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करिए, ठीक है। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। तो उसमें कह देगा कि वॉलंटरी नहीं है, ये तो स्वैच्छिक नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। स्वैच्छिक है, अपनी स्वेच्छा से करना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 46, द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, particularly of the scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section. इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट किसके? वीकर सेक्शन के। वीकर सेक्शन जैसे कि शेड्यूल कास्ट, SC, ST और जो भी अदर वीकर सेक्शन है, ठीक है, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, कमज़ोर वर्ग जो है उसका। फिर 47 आ जाता है। 47 हमने पहले भी पढ़ा था सोशलिस्ट में, उसका वन पार्ट ये था न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, और 47 क्या? इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग्स, क्योंकि गांधी जी ना ये पीने और जो भी ऐसे ड्रग्स और अल्कोहल के अगेंस्ट थे, इसलिए इसको हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है। वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 47 तो पूरा एक साथ दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला एक साथ दिया, लेकिन हमने उसको क्लासीफाई ऐसे वर्गीकरण उसका कर रखा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये 47 आ गया। फिर आ गया 48, क्या कहता है? स्लॉटर ऑफ काऊ, काव्स एंड अदर मिल्स, मतलब गाय, बछड़ों और जो भी दूसरे अन्य दुधारू पशु हैं उनका स्लॉटर यानी कि उनको मारना, वध करना से उनको रोकना है। मवेशियों के पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करनी है, ये आर्टिकल नंबर 48 है। क्योंकि गांधी जी को गाय और बकरी, इनसे जो भी दूध देने वाले जानवर हैं उनसे काफ़ी प्यार था, उनके पास रहता भी था कोई ना कोई पशु इस तरह का, ठीक है। तो ये इसलिए इसको गांधीयन में हमने क्लासीफाई कर दिया, ये आखिरी था गांधीयन में। अब आ जाता है उदार बौद्धिक और बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर जो भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले 44 है, इसका बड़ा ही मज़ेदार सा ट्रिक है। 4 मतलब कि एक जैसा, यूनिफॉर्म एक जैसा, समान, कहते हैं ना एक जैसा है। 4 है, ये भी 4 एक जैसा, तो उससे यूनिफॉर्म आप याद कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी सिविल कोड बिल जो है वो कभी भी आ सकता है। तो क्या होता है? ये होता है कि भारत के सारे छात्र में, राज्य के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। क्या कि सिविल कोड जो होते हैं, मतलब सिविल जो लॉ होते हैं हमारे यहाँ पे, वो सब के लिए एक सिविल लॉ होता है, एक क्रिमिनल लॉ होता है। यहाँ पे सिविल के बारे में बात करी गई है कि सिविल लॉ जितने भी हो सबके लिए सेम हो जाए। जैसे अभी क्या है कि
के लिए उनके अलग रहते हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग रहते हैं, क्रिश्चियंस के लिए जैसे कि अलग रहते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदू में ही जैन्स आ जाते हैं, बुद्धिस्ट आ जाते हैं और सिख्स आ जाते हैं, सिख। तो इन सब के ये हिंदू कोड जो चलते हैं, मुस्लिम कोड अलग चलते हैं, क्रिश्चियन अलग चलते हैं। तो वो उसको ये जो अनयूनिफॉर्मिटी है इसको ख़त्म करने के लिए डीपीएसपी में मेंशन्ड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, पूरे देश में एक ही तरह के कानून लागू हों, सबके लिए लागू हों। तो उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में। फिर आर्टिकल नंबर 45। अब आर्टिकल नंबर 45 जो है उसमें क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। कब एज कौन सी है? एज है 6 साल तक के बच्चों की जो शुरुआती पढ़ाई और केयर है, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये आर्टिकल उसके बारे में है। एज याद रखनी है। यहाँ पे 6 to 14 के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ पे 0 to 6 के बारे में बात की गई है। जन्म से लेके 6 तक, 6 साल का जब तक नहीं हो जाता है तब तक के लिए बात की गई है। फिर 48 कहता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। कृषि और पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। फिर इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है, ये भी 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। अमेंडमेंट अभी हम आगे एक साथ सारे पढ़ेंगे फिर से, कि इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड द कंट्री, ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। पर्यावरण की रक्षा, सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। फिर 49 क्या कहता है? प्रोटेक्ट करो क्या? मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक जो भी बनाए गए हैं, स्थान की रक्षा करना, ठीक है भाई, बनाए गए धरोहर है हमारे देश की, तो उनकी रक्षा करना भी ज़रूरी है और उसके बारे में डीपीएसपी में बात की गई है। फिर 50 आ जाता है कि सेपरेट करो जुडिशरी को, कहाँ से? एग्जीक्यूटिव से। जुडिशरी यानी कि हमारी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। जो भी कोर्ट्स हैं उनको, ये जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनसे इनको सेपरेट रखना है, इनको अलग अलग रखना है, ठीक है। एक दूसरे के काम में ये अपने काम उनको, उनके काम इनको नहीं दे सकते। या फिर यहाँ पे जो भी जुडिशियरी वाला आदमी है उसको आप मिनिस्टर नहीं बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करती हैं, ठीक है, ये हो गया। और 51 कहता है इंटरनेशनल पीस के बारे में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए, और ऑनरेबल रिलेशन हो किसी नेशन से, ट्रीटी ऑब्लिगेशन हो, इंटरनेशनल लॉ का पालन किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, इंकरेज किया जाए क्या? सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोई डिस्प्यूट हैं, ठीक है, कोई ऐसे विवाद हैं तो उनका निपटारा किया जाए, ये उसके बारे में। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं जो भी अमेंडमेंट हुए हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू संशोधन किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पीडीएफ में देख सकते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है 42वां, दूसरा है 44वां, एक 86। अब क्या है, पढ़ लेते हैं इनके बारे में। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में तो हमने देखा था कि इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें 3 ये क्या हुए थे अमेंडमेंट, क्या हुए थे संशोधन कि? एक 39A जो कि फ्री लीगल एड टू पुअर के बारे में बात करता है कि जो भी गरीब हैं, है ना, जो भी गरीब हैं उनको, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। फिर 43 में एक और अमेंडमेंट किया गया था, वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, वर्कर ऑफ इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, या पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। फिर 48 का ए में क्या हुआ था? टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें एक और रह गया है, उसको ऐड ऑन करना है, आर्टिकल 40 नो ये सही है, इतना ही है, चेक कर लेते हैं एक बारी। नहीं सही है, ओके।
फिर उसके बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है। तो वो क्या कहता है, 44th क्या कहता है, 44th कहता है कि जो भी 38 आर्टिकल हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पे एक मिनिमाइज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, असमानता को कम करने की बात की गई थी। वाला पॉइंट याद करिए, ये वही 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको जोड़ा गया था। यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिए, ये 1978 होगा, ठीक है। और इसी आर्टिकल ने इसी संशोधन ने राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उसको रिमूव भी कर दिया था, ठीक है। ये साथ में आप याद रख सकते हैं। फिर एक 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। उसने आर्टिकल नंबर 45 जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसका सब्जेक्ट मैटर, जो उसकी विषय वस्तु थी, उसको बदल दिया था, ठीक है। और उसकी जो पहले जो आर्टिकल नंबर 45 था ना, वो ये कहता था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड फेयर जो एजुकेशन देनी है, तो उसको हमने आर्टिकल नंबर 21A में डाल करके उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया। और आर्टिकल नंबर 45 का जो सब्जेक्ट था, जो भी उसका विषय वस्तु थी, उसको बदल दिया। उसको बदल के हमने क्या कर दिया था, जो कि हमने पढ़ा था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स तक के बच्चों को अर्ली एजुकेशन और केयर के बारे में बात की गई थी। तो ये बदल कर इसका सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पे चेंज करके ये संशोधन कर दिया था, ठीक है। ओके, इसके बाद में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में, जो कि हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। पर इसके पहले मैं एक पॉइंट आपको और ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ, यहाँ पे मिस हो गया है। वो था एक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, 2011 में, जिसने कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था। और उसी में DPSP में अमेंडमेंट हुआ था 43B का आर्टिकल, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे नोट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे ऊपर पढ़ चुके हैं। उसका सब्जेक्ट क्या था, 43B ये वाला, सहकारी समितियों के स्वैच्छित गठन, और बाकी आपने पढ़ा हुआ है, तो ये उसके बारे में हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं जो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, जो भी विवाद हैं। कुछ विवाद भी हुए थे फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, एक चंपक दोराई रंजन केस, एक गोलकनाथ केस और एक केशवनंद भारती केस, फिर एक मिनरवा मिल केस, ठीक है। जिसको कि हम पढ़ लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या चेंजेस आए, क्या कॉन्फ्लिक्ट, क्या विवाद हुए थे, और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इसमें अपनी क्या क्या उन्होंने जजमेंट दिए थे। तो पहला एक चंपक दोराई रंजन केस हुआ था 1951 पे, ठीक है। 1951 में चंपक दोराई रंजन केस हुआ, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी विवाद होता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, तो फंडामेंटल जो है वो प्रिवेल करेंगे। अब हिंदी में समझते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी विवाद इन दोनों के बीच में होता है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक जो अधिकार हैं, इनको ज़्यादा हम महत्व देंगे। ये फंडामेंटल राइट्स जो है, ये जहाँ पे भी विवाद हो रहा है DPSP से हमेशा बड़े माने जाएंगे, ठीक है। ये एक चंपक दोराई रंजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास हुआ था 1951 में। उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। और ये भी कहा था कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनको उनको सब्सिडरी रहना है, किससे, फंडामेंटल राइट से। मतलब एक दर्जा उनका नीचे रहेगा हमेशा फंडामेंटल राइट से। DPSP जो है वो एक दर्जा उनका नीचे रहेगा। और फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और अगर पार्लियामेंट, संसद चाहे
तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये चंपक दोहरे रंजन केस ने इसमें 3 पॉइंट आपको मैंने जो बताए वो बोले थे। फिर आया गोलकनाथ केस। अब मैं ये बता दूं कि गोलकनाथ केस जब आया था तो उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है उसको लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, उसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को ना छोटा कर, उसका जो भी दायरा था उसको छोटा छोटा कम करते जा रहे थे पार्लियामेंट में। तो उसकी वजह से एक केस आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस अराइज हुआ। वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या दिया था, अपने ही ये जजमेंट जो थी, जजमेंट इन्होंने पहले कहा था ना कि पार्लियामेंट चाहे संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, उसको इन्होंने पलट दिया और कह दिया था कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उनको कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता, उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या हो गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो थी ना, जो कि बाद में जाकर के उसको बिल्कुल हटा दिया गया था, ये चीज़ नहीं हो सकती थी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा नहीं सकते थे, या कोई भी हमारी जो भी मौलिक अधिकार थे उनको छीना नहीं जा सकता था, चाहे पार्लियामेंट चाहे संसद चाहे और चाहे ना चाहे। तो ये गोलकनाथ केस में इन्होंने एक बहुत ही बड़ी जजमेंट दे दी थी। फिर आया केशवनंद भारती केस, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं। तो डीपीएसपी से भी उसका कनेक्शन है, क्योंकि इन्होंने कहा इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अपना गोलकनाथ केस में अपना जो फैसला दिया था उसको इन्होंने पलट दिया, और इन्होंने कहा कि नहीं, अगर संसद चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहीं भी कर सकती है, संशोधन किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो भी मूल संरचना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और उसके दायरे में रह करके ही संसद चाहे तो किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है, भले ही वो मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात क्यों ना हो। ये था हमारा केशवनंद भारती केस। और फिर उसके बाद जब 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, तो राइट टू प्रॉपर्टी को पार्लियामेंट ने एलिमिनेट, बिल्कुल ख़त्म, हटा ही दिया था। मिनर्वा मिल केस जो आया 1980 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी यही बात जो ऊपर उन्होंने बोली थी कि दोहराई थी कि संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है संविधान में, बस जो उसकी मूल संरचना है उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। ये हमने पढ़ लिया डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी के बारे में 2 पॉइंट जो कि मैं और ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि BR अम्बेडकर ने डीपीएसपी को नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये एज इट इज़ आप याद कर लो, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग याद कर लो। नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? अम्बेडकर जी ने कहा था। किसके लिए कहा था? डीपीएसपी के लिए कहा था। फिर ग्रैनविल ऑस्टिन ने कौन साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? डीपीएसपी को। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ। ये दोनों चीज़ें डीपीएसपी के लिए कही गई थी, क्योंकि कभी कभी ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो दैट्स इट फॉर डीपीएसपी में आपको इतना ही पढ़ना है। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है, और जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम शुरू करेंगे, बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं उसके बाद में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, उसका हमने पार्ट 3 पढ़ा। वो फंडामेंटल राइट के बारे में था, मौलिक अधिकार। पार्ट 4 के बारे में पढ़ा, जो कि अभी हमने पढ़ा, वो डीपीएसपी के बारे में था। ठीक है, फिर आया पार्ट नंबर 4A।
अच्छा, यहाँ पे पार्ट 5 भी होगा, है ना। उसके पहले ही एक पार्ट है, ये पार्ट 4A कहते हैं जिसको। पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटी। अब क्या है ये ड्यूटी? फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इनमें क्या डिफरेंस क्या है? कुछ है क्या डिफरेंस? हाँ है, बिल्कुल है। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या फ़र्क है ये जानते हैं। तो पहले तो हम पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं ना वो सिटीज़न के होते हैं, अधिकार होते हैं, अधिकार। कि हमें क्या क्या अधिकार है। हमें बोलने का अधिकार है, हमें एक्सप्रेशन का अधिकार है, हमें पेपर में प्रेस करने का अधिकार है, ठीक है। हमें कहीं भी मन हो वहाँ पढ़ने का अधिकार है, हमें अपने कल्चर को बचाने का अधिकार है। और हम जितने भी हमने आर्टिकल पढ़े हैं फंडामेंटल राइट में, वो हमें अधिकार देते हैं, सिटीजन्स को अधिकार देते हैं। अब सिटीजन्स के पास में कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, और वही है फंडामेंटल ड्यूटीज़। कि आप अधिकार ले रहे हैं तो हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ भी तो होनी चाहिए, कुछ हमारे कर्तव्य तो हैं जो कि हमें पूरा करने हैं अपने देश के लिए। उन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार, वो अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब ये 4A है, तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि ये तो अमेंडमेंट से हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल जो संविधान है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नाम से कोई भी चैप्टर नहीं था, कोई पार्ट नहीं था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ये अमेंडमेंट करके ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, ठीक है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनमें ऐड की गई थी। और ये किसने इनको किसने ऐसी सलाह दी थी? तो वो स्वरण सिंह कमेटी थी जो कि सेटअप की गई थी। उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि भाई हाँ, ये कुछ अधिकार हैं, ये कुछ कर्तव्य हैं जो कि सिटीजन्स के भी होने चाहिए। कि आप देश में रह रहे हो, देश के बढ़ोतरी के लिए आपको आपकी क्या कर्तव्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपको क्या क्या करना है देश में रह करके, देश के लिए, आपके देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, और वही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल एक ही है, आर्टिकल 15A, 51A। जो आर्टिकल नंबर 51 हमने इंटरनेशनल पीस के बारे में पढ़ा था, उसमें ही एक अमेंडमेंट ए करा गया 51A। उसमें हमने ये ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। पहले 10 थी, फिर एक और प्लस करी गई थी, अब 11 हैं। तो स्वरण सिंह कमेटी ने जो कहा था, रिकमेंड किया था, तो उसके बाद में ये 42वें संशोधन में 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने जोड़ा था। अब उनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। और हाँ, एक पॉइंट और ये याद कर लो कि ये भी नॉन जस्टिसेबल होती हैं। अगर ये चीज़ पूरी नहीं होती तो हम डायरेक्टली कोर्ट के पास नहीं जाते। आपको इसके लिए मतलब संसद को इसके लिए कोई ना कोई कानून, लॉ पास करना पड़ेगा, तभी इनके उल्लंघन पे डायरेक्टली कोर्ट पे जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम सीधा डायरेक्ट कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। मैं तो कहूँगी कि इनको वर्ड बाय वर्ड याद कर लेना, क्योंकि ये 11 हैं और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा याद करने का है नहीं, पर बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। टीपीएसपी हो या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं और इनसे बहुत भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताऊंगी, जिसको देखने के बाद में आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद में मेरी गारंटी आप कभी नहीं भूलने वाले हो। तो आइए चलो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट इसका जो है, ए कह लो या 1 कह लो, वो कहता है अबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि कर्तव्य हैं, और आप एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्या है? संविधान का पालन करना है, उनके आदर्शों का और संस्थानों का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। दूसरा क्या कहता है? चेरिश, फॉलो द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष जो भी किए गए थे, उनको प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का संयोजना और उनका पालन करना है। फिर कहता है
अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये इसके बारे में तो प्रियम्बल में भी मेंशन है और फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है, ठीक है। और और यहाँ पे भी आ गया क्या क्या है कि सोवरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या, संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। फिर क्या कहते हैं, डिफेंड द कंट्री टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपुल in of India, transcending religious, linguistic and regional sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women। हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत के सभी लोगों के बीच क्या, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं के बीच संवाद तथा समान भाईचारे, यूनिटी के बारे में बात कर रहा है, की भावना को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए, ठीक है। छठवां है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कंपोजिट कल्चर, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षण करने के लिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स, सॉरी। क्या है, वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये 7th में आ गया। 8 क्या कहता है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करने के लिए। 10वां कहता है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली rises to higher level and higher level of endeavor and achievement, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने के लिए, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि की उच्च स्तर तक बढ़ सके। फिर 11वां बता देती हूँ। 11वां जो था ना, ठीक है, 11वां जो था ना, ये 86वें संशोधन के साथ में डाला गया था 2002 में, ठीक है। और ये क्या कहता है, पढ़ा था ना हमने 86वां के बारे में अभी DPSP में, उसी से मिलता जुलता है क्या, कि 6 से 14 साल के वर्ष के बीच 6 से 14 साल के वर्ष के बीच के बच्चे की शिक्षा का अवसर प्रदान करना, वार्ड मतलब बच्चा ही होता है, उसकी शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, अपने बच्चे के लिए, तो पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे हैं ना, ये उनके लिए पर्टिकुलरली कर्तव्य है कि भाई आपका बच्चा है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको 6 से 14 साल के बीच में जो भी उचित शिक्षा है आप उसको करवाएं, आप उसको वो शिक्षा का अधिकार दें, आप उसको शिक्षित करें। ये हो गई सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक कंफ्यूजन हो सकता है 11वीं वाली को लेकर के कि फंडामेंटल राइट में भी हमने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी में भी पढ़ते हैं 6 से 14 साल के बच्चों के राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो अधिकार है किसका, एक बच्चे का अधिकार है कि उसको पढ़ने दिया जाएगा, और ये अधिकार उसको कौन देता है? स्टेट देता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट सिटीजन्स की राइट होती हैं जो कि वो स्टेट से मांगता है। और यहाँ पर ये एक ड्यूटी है। ड्यूटी किसकी है? पेरेंट्स की, कि अपने बच्चों को आपको एजुकेशन दिलवानी है, आपको उन्हें स्कूल तक पहुँचाना है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप ये जल्दी याद कर सकते हैं। सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। तो अब वो ट्रिक हम पढ़ते हैं।
और ट्रिक है कि ट्रिक से हम कुछ ऐसा याद करेंगे कि हम सबसे पहले तो ये जितनी भी है ना इनको ए बी, एक सेकेंड, ए याद रखो, इसको बी याद रखो, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे याद करो। अब ए से हमें याद रखना है एंथम, एंथम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये याद आ जाएगा कि ये यहाँ पे एंथम और फ्लैग के बारे में बात की गई थी, ये वो वाला है। फिर बी से याद रखो बापू, अब बापू से नेशनल स्ट्रगल याद आ जाएगा, तो ये बापू से याद हो जाएगा। सी से याद रखो सेंटर, और सेंटर क्या है, सेंटर एक तरीके से याद रखो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 3 वर्ड्स के अराउंड है ना, सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ऐसे याद रखो सेंटर। डी से डिफेंस, डिफेंड द कंट्री। ई से इक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, वुमेन की बात की गई है, रीजन्स की बात की गई है, रिलीजन की बात की गई है, लैंग्वेज की बात की गई, तो इन सब के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं, तो ये उसके बारे में है। एक बार टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। एफ से फोर्ट याद रख सकते हैं, फोर्ट मतलब किला होता है ना, तो वो किला क्या होती है, रिच हेरिटेज होती है कंट्री के, कंपोजिट कल्चर का क्या होता है, वो हेरिटेज होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। जी से ग्रीन, ग्रीन से एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, ये सब मिलता जुलता है। एच से हाईटेक याद कर लो, हाईटेक, हाईटेक क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर, ऐसे याद हो जाएगा। नहीं तो सॉरी ह्यूमनिज्म याद कर सकते हैं, पर हाईटेक ज़्यादा याद रहेगा तो साइंटिफिक टेम्पर याद आ जाएगा। आई कहते हैं, आई फॉर आई मेक्स ब्लाइंड, आँख, आई मतलब आई ब्लाइंड, तो मतलब क्या है, एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है, वायलेंस को एब्जॉर्ब करना, मतलब उसके खिलाफ रहना, तो आई से आप याद कर सकते हैं ये हिंसा को त्यागने के लिए, ठीक है। तो वो आई फॉर आई मेक यू ब्लाइंड, तो उससे याद कर लो। जे से जीनियस, थोड़ा सा जीनियस की स्पेलिंग बदल के जे से कर दो, जीनियस कब होगा, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर। और के से नॉलेज, क्या 6 से 14 ईयर्स के बच्चे को एजुकेशन दोगे तो नॉलेज होगी। सो ये हो गया DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए एक लेक्चर। इस वीडियो के बाद में मैं आपको एक नया वीडियो डालूँगी जिसमें हम DPSP और फंडामेंटल राइट को एक वन पेजर में रिवाइज करेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। उसके लिए आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है। एक बार ये आपकी जो भी किताब है, नहीं तो इस लेक्चर का PDF ले लो, नहीं तो आप लक्ष्मीकांत से एक बार पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर बस किताब बंद करके ये अगला जो मेरा वीडियो है वो देखना है, और जो मैं अगला वीडियो डालूँगी वो 1 पेजर होगा, रिवीजन होगा, और बस आपको वो रिवाइज करना है। आपका DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी इन वीडियोस के अलावा कहीं और से करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको कभी भी बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।